नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के गाजियाबाद जिले में शुक्रवार की रात एक ऐसा दिल दहला देने वाला हत्याकांड की वारदात हुई जिसने लोगों के होश उड़ा कर रख दिए। एक पिता ने घर के अंदर रात में जब सब सो रहे थे तो अचानक से बस चाकू निकाला और उसके बाद उसने पूरे घर में जो खूनी खेल खेला कि हड़कंप मच गया। उसने अपनी पत्नी की गला काटकर बेरहमी से हत्या की, फिर अपनी बड़ी बेटी को दबोचा और उसे भी मार डाला। इस दौरान उसकी छोटी बेटी किसी तरह से वो भागने की कोशिश करता है, पिता उस पर भी हमला करता है, उसके कमर पर चाकू लगता है। लेकिन इस दौरान जो है मां की सांसें चल रही थी, उसने पति को जकड़ लिया, जिसकी वजह से जो है छोटी बेटी को मौका मिला और वो घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। जब वो बाहर गई तो चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीख चिल्लाहट की सुनकर जो है मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए और इसके बाद जो है लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और हत्यारे पिता को पकड़ लेती है। सबसे कहें इस पूरे हत्याकांड का चौंका देने वाला बात यह है कि पिता ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। उसने कहा, हाँ मैंने ही अपनी पत्नी, अपनी बेटी और छोटी बेटी पर हमला किया, मारना मैं उसे भी चाहता था लेकिन वो किस्मत से बच गए। जब पत्रकार उससे पूछते हैं, सवाल करते कि तुमने क्यों मारा, तो उसको कहता कि मैं आर्थिक स्थिति की वजह से इस कदर परेशान हो गया था कि मैंने इस कदम को उठाया। दूसरी बात उसका कहना था कि मुझे इस बात की चिंता थी कि हमारा परिवार आगे कैसे बढ़ेगा। हमारे सिर्फ दो बेटियां ही हैं, बेटा नहीं है, तो हमें इस बात की चिंता दिनों दिन सताई जा रही थी और इसी वजह से जो है पिछले एक हफ्ते से मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि मैं अपने पूरा परिवार को खत्म कर डालूं। अब जरा सोचिए, जिस पिता से बेटियां अपने सिर पर हाथ रखने की उम्मीद रखती हैं कि पिता का अगर हाथ सर पर है तो वो सुरक्षित है, अगर लेकिन एक रात पिता का वही हाथ बेटियों के लिए खौफ बन जाए कि ये हाथ कहीं हमारे सिर पर ना आ जाए तो हमारी जान चली जाएगी, तो उन बेटियों पर क्या गुजरेगी। गाजियाबाद के खोड़ा से आई ये वारदात जो है सुनकर वाकई में आप हैरान रह जाएंगे। जिस तरह से हमने आपको पूरा घटना बताया कि एक पिता जो है अचानक से हैवान कहें या शैतान बन जाता है और उसने फिर चाकू से उठाकर अपने घर में जो खूनी खेल खेला उसके बारे में महज 5 मिनट पहले तक किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि वो पिता उनके साथ बैठकर खाना खाता है, बातचीत करता है, सब खाना ना खाने के बाद अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और सो भी जाते हैं। लेकिन पिता के आंखों में बस नींद नहीं होती। वो चाकू उठाता है और फिर पूरे घर में बस चीखने चिल्लाने की आवाज आती। आप एक वीडियो भी देख रहे होंगे जिसमें वो वीडियो उसी वक्त का है जब उसने इस पूरे हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। उसने सिर्फ लुंगी पहन रखी है। उस वीडियो को हमें ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ा क्योंकि उसके पूरे शरीर पर खून ही खून लगा था, कमरे के अंदर खून फैला था। इसी वजह से जो है हमने उस वीडियो को ब्लैक एंड व्हाइट किया ताकि उस विभत्सा को हम आप ना दिखा सके। छोटी बेटी ने उससे पूछ रहे हैं लोग कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो भी कह रही हमको नहीं पता। कुछ देर पहले तक पिताजी खाना खा रहे थे और फिर पता नहीं क्यों उन्होंने ये पूरा कांड कर दिया। सबसे पहले हम आपको पूरी खबर विस्तार से शुरू से बताएं। तब से पहले हम चाहते हैं कि जो हत्यारा पिता है उससे जब पत्रकारों ने घटना के बारे में पूछा तो उसने क्या कहा वो सुनिए, फिर हम शुरू से आखिर तक कि ये कहाँ के रहने वाले थे, यहाँ कैसे आए, फिर आखिरकार जो वजह बता रहा है कि आर्थिक स्थिति नहीं ठीक थी तो ये कितना महीने में कमाता था, किस तरह से इसका परिवार चल रहा था, ये सब बातें जो हैं हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले जो हत्यारा पिता है उसने क्या पत्रकारों के सवालों का जवाब दिए वो सुनिए। किन बातों को लेकर विवाद होता था? थोड़ा तेज बोलो। किसी बात पे विवाद नहीं था सर। फिर मारा क्यों? सर मैं बता रहा हूँ, मैं आर्थिक परेशानी से गुजर रहा था, मेरे दिमाग में काम नहीं किया। मुझे ऐसा लगा अपनी जिम्मेदारियों से मुझे अपना जान छुटा लेना चाहिए। तो उसका रास्ता तो दूसरा भी था, मगर उसका मौत ही। छोटी बेटी पे भी क्या, छोटी बेटी को भी मारना चाहते थे क्या? मैं तो तीनों को ही मारना चाह रहा था, बस यही तीन। हाँ, छोटी बेटी कैसे बची? सर पत्नी ने पकड़ लिया था, इतनी देर में वो दरवाज़ा खोल के निकल गई। ये चाकू कहाँ से लिया था? चाकू कहाँ से लेके आए थे आप? चाकू वो पीछे एक दुकान है, वहाँ से जो है मैंने
खरीदा था। इतनी बड़ी हैवानियत करने से पहले आपने कुछ सोचा समझा या कुछ पछतावा है? पछतावा है आपको ये घटना सर करने अब तो पछतावा ही है। हाँ, घटना करने के बाद तो इंसान को पछतावा ही होता है सर। हाँ। पहले तो लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा काम करूँगा, लेकिन ये अच्छा काम नहीं है सर। जो मुख्य ये वजह अच्छा है काम नहीं है। हाँ, जो मुख्य वजह है आपने ये पूरी घटना को वारदात को अंजाम दिया है, क्या वजह रही होगी इसकी? सर आर्थिक परेशानी का कितना कारण कमाते थे आप? कितने दिन पहले सोचा कि मैं हत्या करूंगा पत्नी और बेटी की? यही कोई एक हफ्ता पहले। एक हफ्ता पहले। हाँ, दवाई भी लेकिन चल- हिम्मत ना। आपकी दवाई कहाँ से चल रही है बता रहे हैं आप? दवाई भी ले रहे हैं। मेरी दवाई दिमाग की लाजपत नगर से चल रही थी, लेकिन कितना बंद हो वेतन गई। आपको मिलता था क्या? जहाँ काम करते थे आप? कितना वेतन? 34,000 रुपये। 34,000। हाँ तो अभी किराए के मकान में रहते थे आप? नहीं सर, अपना खोड़ा में कब अपना से रह रहे? पत्नी का। खोरा में अपने मकान में तो 3 साल से रह रहे थे लगातार। उससे पहले भी 3 साल और फिर रहे, किस तरीके किराए की पे रहे। आर्थिक खराब थी आपकी जो बता रहे हैं आप? जी आपकी आर्थिक स्थिति क्या खराब थी जो आपने 34,000 रुपये वेतन मिलने के बाद मौत के घाट उतार दिया बेटी और पत्नी को? सर कैसी स्थिति रही होगी खराब? अपना मकान है, आपको वेतन मिलता था, तो क्या क्या ऐसा लगा आपको कि आपने मौत के घाट उतार दिया? सर पूरा नहीं पड़ रहा है। पत्नी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, दवाइयों में खर्च हो जाता है, कभी बिजली खराब, पंखा खराब, पानी खरीद के पीना है, सारी मतलब कुल मिला जुला के जो है। करते थे क्या? नशा कुछ नहीं। इसके बाद का क्या अंजाम होगा आपको इस चीज़ का ज्ञान है? अंजाम तो बुरा ही होगा सर, बुरे कर्म का बुरा ही अंजाम होता है। इसे जब पत्रकार पूछते हैं पछतावा जो तुमने कल रात किया उसके लिए पछतावा है, तो चेहरे से वाकई में इसके चेहरे से पछतावा तो नहीं झलक रहा। हाँ, लेकिन ये कहता जरूर है कि रात में जब हमने किया तो हमें लगा दुनिया का सबसे अच्छा काम हम कर रहे हैं, लेकिन हाँ अब पछतावा हो रहा है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। लेकिन चेहरे से ऐसा झलक नहीं रहा। जिस तरह से जिस आराम के साथ, सहूलियत के साथ ये सारे सवालों को जवाब दे रहा था, ऐसा लग रहा था इसको पछतावा है नहीं। अब हम आपको पूरा घटनाक्रम शुरुआत से आखिरी तक बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए कि आखिरकार जो वजह क्या है वो आपको पता चले। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के गाजियाबाद जिले के खोड़ा थाना क्षेत्र के लोकप्रिय विहार की है। यहाँ पर शुक्रवार को रात को यह घटना घटी थी। मूल रूप से बिहार के अररिया जिले के ज्योतिहाट के मड़ियाई गांव का रहने वाला राजा अंसारी है। जो ये आरोपी पिता है ये बिहार का रहने वाला था, ठीक है। इसकी उम्र करीब 45 साल है। बताते हैं कि पिछले 3 साल से ये गाजियाबाद के खोड़ा में रहता था। साथ में इसकी पत्नी तबस्सुम जिसकी उम्र करीब 35 साल है। इसकी 2 बेटियां 15 साल की सना और 13 साल की रूबी थी। बताते हैं कि तबस्सुम जो है वो शायद असम की रहने वाली है मूल रूप से, और ये बिहार का रहने वाला था। पता नहीं कैसे इनकी दोनों की मुलाकात होती है। बहरहाल 3 साल से ये जो है यहाँ पर रह रहे थे दिल्ली के गाजियाबाद में। राजा अंसारी दिल्ली के गाजीपुर मछली मंडी में मुंशी के तौर पर नौकरी करता है और इसकी तनख्वाह करीब 34,000 रुपए है। अब ऐसा नहीं है कि 34,000 रुपए बहुत कम होते हैं, लेकिन ठीक है, एक छोटे परिवार के लिए 34,000 रुपए सही है। शुक्रवार रात 12:15 बजे राजा अंसारी ने पत्नी तबस्सुम और बड़ी बेटी सना पर चाकुओं से कई वार कर और इसके बाद उनकी गर्दन को रेत कर उनकी हत्या कर दी। छोटी बेटी पर भी राजा अंसारी ने हमला किया था, लेकिन किस्मत से वो बच गई और घर से भागकर बाहर निकल जाती है और फिर शोर मचाती है। इसके बाद पुलिस आती है, पुलिस राजा अंसारी को पकड़ लेती। राजा अंसारी से पुलिस पूछताछ में लगातार अपने बयान बदलता रहा। कभी वो अपनी खराब आर्थिक हालात को इस बात का दोषी बताता, कभी ये कहता कि वो घर का खर्च नहीं चला पा रहा था, कभी वो इस बात करता कि पति पत्नी में जो है वो सही से पटती नहीं थी और पत्नी बहुत ज्यादा झगड़ा करती थी। कभी वो इस बात के बारे में कहता कि उसके बेटा नहीं था तो उसे इस बात की चिंता था कि हमारा वंश कैसे चलेगा, बेटियां हैं, ये दोनों की शादी हो जाएगी, अपने घर चले जाएंगे, फिर हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। यानी बेटे की भी चिंता जो है ये अपने आप बताता था। मतलब हर बार ये पूछताछ में नया कुछ बता देता था। राजा अंसारी ने बताया कि उसने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के लिए करीब 1 सप्ताह पहले प्लानिंग बना ली थी। राजा अंसारी ने बताया कि उसने गाजीपुर मछली मंडी से मुर्गा काटने वाला चाकू खरीदा था। इसे लेकर घर में उसने कपड़े में करीब 6 से 7 दिन पहले ही उसने उस चाकू को छिपा दिया था। राजा ने बताया कि मैंने 7 दिन पहले ही मन बना लिया था कि पत्नी और दोनों बेटियों की हत्या करनी है।
3 दिन पहले ही रात में पत्नी और 2 बेटियों की हत्या की सोची, लेकिन हत्या नहीं कर सका। मतलब ये इसका दूसरा अटेम्प्ट था। पहली बार इसने 3 दिन पहले सोचा कि मार देता हूं, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं जब बन पाई और फिर इसने मामले को टाल दिया। और 3 दिन बाद आखिरकार शुक्रवार की रात को इसने फैसला कर लिया कि आज चाहे जो हो जाए वो बिल्कुल भी तरस नहीं दिखाएगा। और फिर उसने जब खाना आना खाने के बाद जब सो जाते हैं तब इसने फिर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। राजा अंसारी ने बताया कि शुक्रवार 7 बजे मैं मंडी से अपने घर पहुंचा। उस समय दोनों बेटी एक साथ खाना खा रही थी। इसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। रात 9 बजे पत्नी तबस्सुम जो है और मैंने एक साथ खाना खाया। इसके बाद दोनों बेटी दूसरे कमरे में सोने चली गई। इसके देखो अपना घर भी था, ठीक है, 34,000 रुपये कमाता था, सिर्फ 2 ही बेटियां थी, तो एक तरीके से कहें आर्थिक स्थिति उतनी भी खराब नहीं थी। यहाँ पर लोग 15-15, 16-16 हजार में अपना घर चला रहे हैं, यहाँ तो 34,000 रुपये कमाता था। और अपना घर जिसके पास हो दिल्ली जैसी जगह में, गाजियाबाद में, तो फिर इससे बड़ा राहत तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इसके दिमाग में था कि हाँ पत्नी की भी आए दिन तबीयत खराब होती है, उसको दवाई लाओ, अपने लिए दवाई लो, बच्चों का कभी ये खराब कभी वो खराब। ये छोटे छोटे जो गृहस्थी वाले टंटे थे ना, उसकी वजह से इसका कहना था कि वो बहुत परेशान हो चुका था कि कभी ये करो कभी वो करो, इस तरह चीजें जो हो रही थी उससे उसका दिमागी संतुलन कहीं एक तरीके से बिगड़ चुका था और वो डिप्रेशन का मरीज भी हो चुका था। उसके डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा था। हाँ, इसने बताया कि दोनों बिटियां कमरे में सोने चली गई। इसके बाद जो है राजा अंसारी ने बताया कि इस बीच मेरा पत्नी से झगड़ा शुरू हो गया। इसके बाद झगड़ा क्यों हुआ? झगड़ा इस वजह से हुआ कि पत्नी ने कहा कि अपनी जो डिप्रेशन वाली दवा है वो खा लो। सोते वक्त इसे वो दवा खानी होती थी। अब इसका कहना है कि मैं दवा खा के पिछले शायद 1 या 1.5 साल से दवा खा रहा था, तो इसका था कि मैं दवा खा के उकता गया था और मैं दवा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अक्सर ये अपनी जो डिप्रेशन की दवा है उसे मिस कर देता था। पत्नी लगातार इस चीज को समझाती थी कि दवा खाना जरूरी है, लेकिन इसका मन नहीं होता था। और इसी बात को लेकर शुक्रवार की रात को खाना आना खाने के बाद झगड़ा होता है। इसके बाद बताते हैं कि हम दोनों एक कमरे में चले गए। पत्नी ने अपने मायके में रात 10 बजे फोन पर झगड़े की बात बताई। इसके बाद मेरा गुस्सा और बढ़ गया कि हमारे पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, तुमने अपने मायके वालों को इसके बारे में क्यों बताया। कहते हैं इसके बाद जो है फिर मैंने पूरी तरीके से ठान लिया कि आज चाहे जो कुछ हो जाए, आज मैं सबका काम तमाम करके ही जो रोज का झगड़ा झंझट होता है इससे मैं छुटकारा पालूंगा। रात करीब 12 बजे इसने देखा कि पत्नी सो गई है और इसके बाद बेटियों के कमरे में जाकर देखा तो दोनों बेटियां भी सो रही थी। इसके बाद इसने जो कपड़ों में चाकू इसने छुपा के रखा था, जो मांस काटने वाला चाकू होता है, बड़ा सा छुरा, उस चाकू को निकाला और सबसे पहले इसने पत्नी के गले में, पत्नी तो बेसुध सो रही है, उसे क्या पता कि उसका पति आज वो खूनी खेल खेलने वाला है जिसकी कल्पना कोई सपने में भी नहीं कर सकता। अब ये पत्नी के पास चुपचाप पहुंचता है चाकू लेकर। पत्नी अब सो रही है और इसके गर्दन पर सीधे रखकर चाकू चला देता है। कहता है कि जब वो चाकू मारता है लग तो जाता है, लेकिन इस दौरान पत्नी का, जाहिर सी बात है किसी का गर्दन कटेगी तो दर्द नहीं, वो छटपटाएगा नहीं, वो पत्नी की आंख खुल जाती है, वो जग जाती है। उसने हाथ लगा लिया यहां पर, ठीक है। इससे कह रहा है कि हम सही से नहीं काट पाए, मतलब थोड़ा ही काट पाए लेकिन पूरा नहीं काट पाए। इसने हाथ लगा लिया और वो फिर चीखने चिल्लाने लगी। पत्नी ने हाथापाई कर चाकू छुड़ाने का प्रयास किया। इस बीच मैंने चाकू की नोक उसके पेट में घोंप दी, ऐसे मार दिया पूरा, मतलब हाथ पकड़ने लगी, हाथ छुड़ाया और फिर उसके सीधे पेट में घोंप दिया। वो कमरे के बाहर फर्श पर गिरकर तड़पने लगी, मतलब उठकर भागी होगी तो कमरे के फर्श पर जो है गिर गई और उस दौरान वहां खून फैलने लगा। फिर उसके बाद पेट और कंधे पर मैंने उसके चाकू से वार किया। ये समझ लो चौथा वार था। राजा अंसारी ने बताया कि इसी बीच जो है बड़ी बेटी दूसरे कमरे से बाहर आ गई, वो वॉशरूम की तरफ गई। पत्नी की हत्या करने के बाद बड़ी बेटी को मारने के लिए मैं पीछे पीछे गया। पीछे से बेटी सना को, मतलब उसका कहना है कि बेटी भागी, जब उसने देखा तो वो भागकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी, तब मैं उसके पीछे पीछे गया और मैंने बड़ी बिटिया सना को पकड़ लिया। उसका गला, मतलब पीछे से पकड़ा तो उसका गला ऐसे काट दिया। सने के गले की हड्डी तक कट गई थी, मतलब उसका गर्दन पूरा एकदम कट के लटक गया। पत्नी और बड़ी बेटी की हत्या के बाद जो है छोटी बेटी को भी मारना चाहता था।
लेकिन उसको एक ही चाकू लग पाया। इस दौरान जब वो भागने लगी, मैं उसके पीछे दौड़ता, इससे पहले सना ने मेरे पैर को पकड़ लिया और जो कि फर्श पर खून भरा था जिससे मैं गिर गया, उसके नाक पे यहाँ पे आपको देखा वो चोट लगी है, उसके चोट लग गई। इस दौरान छोटी बेटी को मौका मिला और वो दरवाजा खोलकर सीढ़ियों से चिल्लाते हुए नीचे भागी। पकड़ना चाहा लेकिन अंधेरे में वो पकड़ नहीं पाया और फिर वो घर के अंदर वापस आ गया। इस दौरान बेटी नीचे पहुंची तो वो चीखने चिल्लाने लगी। राजा का कहना है कि मुझे लगा कि बिटिया पहुंची है, चिल्लाएगी तो मोहल्ले के लोग आ जाएंगे और वो मुझे मार देंगे। मैं डर के मारे नीचे नहीं जा सका। छोटी बेटी ने नीचे जाकर लोगों को बताया कि मैंने पत्नी और बड़ी बहन को मार डाला है। इसके बाद किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। वहीं घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अब मैं बाहर भी नहीं जा सकता था और मैं घर के अंदर फंस गया था। वहीं अब पुलिस ने जब मौके पर पहुंचती है, पुलिस अंदर जाती है तो देखती है कि फर्श पर जो घर का आंगन है छोटा सा, उस आंगन में पत्नी की लाश पड़ी है, खून से सना हुआ, बिना कपड़े के, सिर्फ लुंगी लगाए हुए। इसके कपड़े पर पूरा खून लगा, शरीर पर खून लगा हुआ है, हाथ में इसके चाकू था। पुलिस ने इसे चाकू नीचे फेंकने कहती है, चाकू फेंकता है, फिर पुलिस इसे गिरफ्तार कर देती है। इस दौरान ये वीडियो मोहल्ले के लोग आपको दिख रहे होंगे, जो इसके जान पहचान के लोग थे, वो भी इससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये कुछ नहीं बोलता। इस दौरान जो है 8वीं में पढ़ने वाली छोटी बेटी रूबी ने बताया कि पापा मुझे भी मारना चाहते थे, एक चाकू मुझे कमर पर लग गया है, मम्मी और बड़ी बहन माँ को पापा ने मार दिया। मैं किसी तरह से भागकर नीचे पहुंची, शोर मचाकर लोगों को बुलाया। जब पुलिस अंकल आ गए तो मुझसे पूछा गया कि क्या हो गया। पापा हम दोनों बहनों के सामने मम्मी को नहीं मारते थे, लेकिन वो मम्मी को बंद कमरे में बहुत पीटते थे। डर कर मम्मी बोलती नहीं थी। मम्मी को डर था कि वो कुछ बोलेंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे खुद भी याद नहीं है कि मम्मी को कैसे मारा। मम्मी की लाश फर्श पर पड़ी थी, बड़ी बहन का शव वॉशरूम के गेट के पास पड़ा हुआ था। ये छोटी बेटी बताया। अब छोटी बेटी ने क्या पूरा घटनाक्रम पर जितना उसको संभाल, 13-14 साल की कहें बिटिया है, उसके सामने इस तरह से उसके बाप ने खूनी खेल खेला तो समझ लो उसके डर के मारे ही आधी चीज उसके दिमाग से निकल गई। क्या उसने कहा वो हम आपको सुनाते। जो एक पड़ोसी थे उन्होंने क्या बताया वो भी आपको सुनाते हैं। मैं जब उठी तो मैंने देखा कि मम्मी और बहन ने पकड़ रखा है पापा को। हाँ। पकड़ रखा है। फिर मम्मी मुझसे कही थी फोन करो। तो फिर मैंने जैसे ही फोन लगाया नीचे वाले अंकल वहाँ से चल रही थी। फिर उसके बाद वहाँ से जीबी पंच से लेने लगी। अब उसकी भी नहीं लेते थे पापा के, मम्मी के ले लो। क्या चीज से आपके सामने जब आपने देखा वो ये मोबाइल के साथ, तो क्या चीज से घटना पूरा करा था पापा ने, कैसे वारदात को अंजाम दिया? मुझे इतना याद नहीं। अजय मैं मोरा में रहता हूँ, गली नंबर 5 में जी। तो थाना से फोन किया मैंने। हाँ। 1 बजे रात को कि ऐसा घटना हो गया है। माँ को चाकू मार कर गला काट दिया गया है। हाँ। अब बच्चे को भी गला काट दिया गया। छोटी बच्ची घायल हो गई है। माइक ऊपर रख लेना हाथ में जो है। अच्छा, तो अभी आप थाना में के अंदर आ जाइए तो हम देर पर से पहुँच जाएंगे। क्या कार्रवाई अभी आपकी तरफ से की जा रही है? क्या लिखित में आपने दिया है कुछ प्रार्थना पत्र या कार्रवाई के लिए? कुछ साइन किए हैं बस थाना में। अच्छा, किस तरीके कारण क्या रहा था? कारण पता नहीं लग पाया सर। उनके हस्बैंड हल्का सा। तो ये छोटी बेटी ने बताया कि हमें समझ में नहीं आया, बस ये था कि पापा मम्मी की चीखने की आवाज़ है, मम्मी और भाई दीदी के चीखने की आवाज़ आई तो मेरी नींद खुली तो मम्मी आंगन में पड़ी हुई थी। मैं भागती हूँ तो पापा पकड़ने की कोशिश करते हैं और मम्मी ने जो है मुझे बचा लिया। सोचिए, एक माँ ने अपनी जान जाते जाते अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए सारी ताकत इकट्ठा की और किसी तरह से अपने हैवान पति को रोक लिया ताकि कम से कम उसकी छोटी बेटी तो बच सके। बड़ी बेटी को तो नहीं बचा पाई। बड़ी बेटी को तो इसका कहना है कि एक ही बार में इतना गहरा घाव मारा कि जो गर्दन की हड्डी होती है वो तक की कट गई थी, उसकी गर्दन पूरी लटक गई। एक ही बार में सना का इसने काम तमाम कर दिया था। पुलिस ने जब इसे गिरफ्तार किया, अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, इससे पूछताछ कर रही है। तो ये रोज हर बार एक नई कहानी बता देता है। कभी कहता है पैसा की तंगी थी, कभी कहता है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, घर सही से नहीं चल पा रहा था और पत्नी के साथ मारपीट भी करता था, डिप्रेशन का मरीज भी था और बेटे की चाहत भी थी। सबसे ज्यादा कुछ लोगों का मानना है कि बेटे की चाहत इसको बहुत ज्यादा थी। 2 बेटियां ही थी। इसको ये था कि बेटा अगर नहीं होगा
तो हमारा तो वंश ही नहीं चलेगा आगे, और हमें कौन पानी देगा आगे जब बेटा ही नहीं रहेगा। राजा अंसारी ने कहा कि रात में उससे जब ये पूछा गया कि तुमने इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया, तुम्हें पछतावा है, तो उसने कहा कि रात में तो पछतावा नहीं था, लग रहा था कि बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, बहुत सही चीज कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अब पछतावा हो रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जेल जाऊंगा तो छोटी बेटी का क्या होगा, उसे कौन संभालेगा। बस मैं डिप्रेशन में था, इसीलिए दोनों को मार दिया, मैं बहुत बुरा किया, इसका अंजाम भी बुरा होगा। ये बात उसने कहा। उसने कहा कि 12 साल पहले मैं पत्नी और बच्चों के साथ बिहार से दिल्ली आया। पहले दिल्ली के गाजीपुर के पास किराए पर रहता था। 3 साल पहले खोड़ा में ही मैंने एक मकान खरीदा, लेकिन तब से ही जो है मैं लगातार डिप्रेशन में चल रहा था, और इसी वजह से जो है इस पूरी वारदात को मैंने अंजाम दिया। अब एक वजह डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन का मरीज जानते हैं आप, अगर नहीं पता है, आजकल ये डिप्रेशन की बीमारी जो है बहुत ज्यादा लोगों को हो गई। जो आदमी ज्यादा सोचता विचारता है, छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेता है, या किसी भी चीज को बहुत ज्यादा सोचना कि यार ये क्यों हो रहा है। डिप्रेशन के मरीज में दिक्कत ये होती है कि वो उसको लगने लगता है कि दुनिया में सब कुछ जो है उसके साथ ही बुरा हो रहा है, उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं घट रहा है। अब वैसे यहां पर देखिए, एक नॉर्मल इंसान की नजर में देखें, सोचिए गाजियाबाद में अपना एक मकान है, ठीक है, 34,000 रुपए तुम महीना कमा रहे हो, छोटा सा ही तुम्हारा परिवार, यानी टोटल 4 लोग हैं, तो 34,000 रुपए में 4 लोगों का परिवार आराम से चल सकता है, जिसका अपना घर हो। यहाँ पर किराया तुम्हें देना नहीं है, तुम्हारा घर है, 34,000 रुपए तुम कमा रहे हो। दोनों बेटियां तुम्हारी इतनी छोटी नहीं है कि तुमको उनके लिए संभालने के लिए बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता हो। दोनों बेटियां हाँ बड़ी हो जरूर हो रही थी, लेकिन फिर भी सब परिवार संभला हुआ था। दिक्कत इसकी क्या थी, इसको दिमाग में ये बैठ रहा था कि हाँ परिवार सही से नहीं चल रहा। क्यों? अब कई बार बीमारियां होती, डिप्रेशन में था ही, इसकी दवा चल रही थी। अब दवा खा खा के इसका जीव उबता गया था, लेकिन पत्नी थी लगातार इसको ये करती थी कि भाई दवा खाओ। इसका कहना था कि औरतों को भी जानती हैं 30-35 के साल के जब हो जाती हैं औरतें, उनको भी अक्सर दिक्कतें होती, कभी पीठ दर्द, कभी कमर दर्द, कभी ये दिक्कत, कभी वो दिक्कत, अक्सर छोटी मोटी दिक्कत बनी थी, यानी उनका भी एक तरीके से दवाइयों का खर्चा होता था। तो इसको लगता था कि जिसको देखो वो बस दवा ही खा रहा है, पत्नी भी दवा खा रही, ये खा रहे हैं। अब ऊपर से घर है तो छोटे मोटे काम, पानी लाना है, ठीक है, कभी पंखा गड़बड़ हो गया, कभी कूलर गड़बड़ हो गया, कभी मोटर खराब हो रही है। तो इस चीज़ों को इसको इसके दिमाग ने, चूंकि डिप्रेशन में था, तो इसके दिमाग ने एक तरह ये बना दिया कि इसकी जिंदगी में ही रोजाना कुछ ना कुछ टंटा होता जा रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रहा है, और इसके साथ ही सिर्फ बुरा हो रहा है। अब डिप्रेशन के मरीज में यही एक वो चीज होती है कि उसको जब वो दिमाग में कुछ चीजें बिठाने लगता है तो उसको हर चीज अपने बारे में ही लगने लगती है। यानी अगर डिप्रेशन के मरीज के सामने तुम कुछ खुशपुसा के बतलाओ और सिर्फ उसको देख लो, तो इसको लगेगा कि ये हमारे बारे में ही कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है। यहां तक कि तुम उसके तरफ देख के हंस रहे हो, भले किसी और बात के लिए हंस रहे हो, लेकिन उसको लगेगा ये मुझ पर हंस रहा है क्योंकि मैं डिप्रेशन का मरीज हूं। डिप्रेशन के मरीज की एक और दिक्कत होती है कि उसको लगता है कि समस्याओं का निपटारा करने का बस एक ही तरीका है, अगर हम सब कुछ खत्म कर दें तो सारा मामला खत्म हो जाएगा। यानी कि सारी समस्याओं का एक ही समाधान है कि ना आदमी रहेगा ना ही समस्याएं रहेंगी। तो उस अक्सर डिप्रेशन के मरीज में यही आता है कि हम सब कुछ खत्म कर दें। सब कुछ मतलब अपने पूरे परिवार को मार डालेंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। उसको ये नहीं होता कि यार अच्छा पैसे की दिक्कत है, चलो हम कहीं और काम करना शुरू करते हैं, थोड़ा और काम करेंगे, पैसा आ जाएगा तो समस्या खत्म। ऐसा करते हैं, चलो पत्नी को भी कहते हैं कि यार उसके लिए कहीं नौकरी वोकरी देख लेते हैं, उसको भी काम कराते हैं, पैसा आएगा समस्या खत्म। लेकिन डिप्रेशन के मरीज को ये सब नहीं सोचता है, उसको ये सोचता है कि यार मौत ही एक ऐसा तरीका है जिससे सारी समस्याएं खत्म होंगी। जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो समस्या आने का विकल्प ही नहीं बचेगा। इसी वजह से कहते हैं डिप्रेशन के मरीज को विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत होती है। उसको हमेशा इस चीज का ध्यान देना होता है कि उसके पास कोई ऐसा हथियार ना हो जो जानलेवा साबित हो सकता हो। अक्सर डिप्रेशन के मरीज के जो भी उसका सामान होता है उसको जांच करता रहना हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये कुछ छुपा के रखा होगा। एक ऐसी घटना मुझे अभी याद नहीं आ रही वो कहाँ की है, वहां पर था कि एक डिप्रेशन का मरीज था, वो अपने साथ तमंचा रखता था। घर वाले जानते थे कि वो डिप्रेशन में है, लेकिन उसको क्या है, अगर तमंचा छीनने की कोशिश करते तो वो पूरे घर में हंगामा मचा देता था।
और एक दिन उसी तमंचे से उसने अपने पूरे परिवार यानी 4 से 5 लोग थे सबको मार डाला था, क्योंकि उसको ये था कि हमारे घर में इतनी समस्याएं हैं, इतनी दिक्कत हैं और इसका समाधान यही है कि हम सबको मार डाले। जैसा कि इस परिवार में दिख रहा है कि राजा अंसारी को था कि हम आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, सही से घर चल नहीं पा रहा था, दवाई 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 जिसको देखो वो दवाई ही खा रहा था, ठीक है। बेटा था नहीं, हमारा कोई ख्याल रखने वाला था नहीं। हमें यह था कि जब बिटिया की शादी हो जाएगी तो हम पति पत्नी को कौन पूछेगा, बुढ़ापे हमारा कौन सहारा बनेगा, इस बात से जो है हमारा दिमाग खराब होता था। हमें लगा कि अब इन समस्याओं का एक ही समाधान है कि अगर हम सबको मार डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं बचेगी, सब आराम से सुकून से रहेंगे, यानी यहाँ नहीं उस दुनिया में रहेंगे, यहाँ पर तो रह नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम सब की इतनी समस्या है। इस वजह से इसने चाकू खरीद लिया। 7 दिन पहले चाकू खरीदा, 7 दिन पहले इसने सोच लिया। शुक्रवार से पहले इसने 3 दिन पहले, मान लीजिए कि मंगलवार को भी इसने ये सोचा कि आज मैं सबको मार डालूंगा। ठीक, चाकू इसने छुपा कर रखा हुआ था, सब सो गए, तब इसने फिर से हिम्मत जुटाई, चाकू उठा भी लिया, लेकिन ऐन वक्त पे पता नहीं क्या हुआ कि इसकी हिम्मत जवाब देगी, इसने नहीं किया। ठीक, अब शुक्रवार की रात जब ये आता है, शुक्रवार की रात को बेटियां खाना खा रही थी, अपनी दोनों बेटियों को खाना खाते हुए आराम से देखा, उनसे बतियाया। रात 9 बजे अपनी पत्नी के साथ खाना खा लिया। इसके बाद जब पत्नी ने इससे कहा कि दवा खा लो अपनी, तब इससे पत्नी का झगड़ा हो गया। ठीक है, झगड़ा हुआ, खैर दोनों फिर कमरे में जाके सोने चले गए। इस दौरान 10 बजे करीब पत्नी ने अपने मायके वालों से बात की। मायके वालों में बातचीत के दौरान, अब बगल में ही ये लेटा था, बातचीत के दौरान पत्नी ने मायके वालों से कह दिया कि भाई हमारा आज इनका झगड़ा हुआ, ऐसा ऐसा है। अब ये बात इसको लग गई कि देखो हमारा झगड़ा हुआ, अब ये सब घर वालों के सामने जो है हमें बदनाम कर रही कि हम इससे झगड़ा करते। अब इसका कहना है कि उसी वक्त जो है हमने ये सोच लिया कि आज जो है सब खत्म कर देंगे। 12 बजे जहां एक बार सब लोग खाना वाना खाने के बाद सबकी आंखों में नींद आ गई, पत्नी सो गई, दोनों बेटियां सो गई, लेकिन इसकी आंखों पर नींद नहीं थी क्योंकि इसकी आंखों में तो काल घूम रहा था, यानी सबका विनाश था। नींद नहीं आ रही थी। रात के 12 बजे उठता है, देखता है पत्नी सो गई, दोनों बेटियां सो गई। इसके बाद फिर वो अपना मांस काटने वाला चाकू निकालता है और फिर घर में बस चीखें ही गूंजती दिखाई देती। किस्मत थी कि मां की सांसें कुछ चल रही थी तो उसने छोटी बेटी को बचा लिया, वरना शायद छोटी बेटी भी इस पूरे कांड में न बचती और तीनों की हत्या ये कर देता। अच्छा, इस चीज में देखो, ये सबकी हत्या के बारे में सोच रहा था, इसका ये ख्याल नहीं था कि हम अपने को भी मार लें, इसका कोई विचार नहीं था। इसके ये था कि ये 3 मर जाएंगे तो हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा। बहरहाल पुलिस इस बात की भी जांच वाकई में कर रही है कि ये सच में डिप्रेशन की वजह से ही किया या कहीं कोई और मामला तो नहीं है जिसके चलते इसने इस पूरी तीनों की हत्या की, क्योंकि डिप्रेशन में अक्सर आदमी सब कुछ खत्म करने के बारे में सोचता है, यानी अपने आप को भी मिलाकर वो खत्म करने का विचार करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है। ना ही उसने ये कहा कि हम अपने बारे में भी ऐसा सोच रहे हैं, उसका ये था कि इन तीनों को हम मार देंगे। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी सुनिए। दिनांक 22 अगस्त 2026 को रात्रि करीब 12:15 बजे थाना खोड़ा को सूचना प्राप्त होती है कि लोकप्रिय विहार की गली नंबर 3 में रहने वाले राजा अंसारी ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना खोड़ा की फोर्स तथा मेरे द्वारा तत्काल घटनास्थल पहुंचा जाता है तो जांच पड़ताल में तथ्य प्रकाश में आता है कि राजा अंसारी जो मूल रूप से अररिया बिहार का रहने वाला है, अपनी पत्नी बीबी तबस्सुम तथा अपनी 2 बेटियों क्रमशः सना तबस्सुम व रूबी तबस्सुम जिनकी उम्र क्रमशः 15 वर्ष तथा 14 वर्ष है, के साथ गली नंबर 3 में मकान के 4थे तल पर रहता था। आज उसके द्वारा अपनी पत्नी बीबी तबस्सुम तथा पत्नी सना तबस्सुम की हत्या कर दी गई तथा दूसरी बेटी रूबी तबस्सुम को घायल कर दिया गया है। घायल बेटी को तत्काल उपचार हेतु एमजे हॉस्पिटल भेजा गया जहां खतरे से बाहर है तथा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त राजा अंसारी को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की जांच के दौरान पुलिस ने जो इससे पूछताछ की, बार बार पूछताछ की, उसके आधार पर जो चीजें बात सामने आई है, जो बेटी से पूछताछ की है, उसके आधार पर पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान ये पता चला है कि रात 12 बजे से जो है पत्नी के सो जाने के बाद नाराज राजा अंसारी ने चाकू से सबसे पहले पत्नी के गले पर हमला किया,
पत्नी की चीख सुनकर जो है दूसरे कमरे में सो रही सना और रूबी जग गई। सना कमरा में पहुंची तो पिता को मां पर हमला करते देखा। वो डरकर बालकनी की ओर भागी। इसके बाद पिता ने पीछा कर बालकनी में ही उस पर चाकू से वार कर गर्दन उसकी गला काट दिया, उसकी हत्या कर दी। इसके बाद जो है राजा ने छोटी बेटी रूबी पर भी चाकू से हमला किया, लेकिन वो बच गई। इसी बीच नीचे के फ्लैट पर रहने वाले रफीक और तैयूब ने रूबी को बाहर निकाला। करीब 12:15 बजे पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जो है तबस्सुम यानी उर्फ बेबी और बिटिया जो थी सना उसको मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस कहना है कि हमने अभी इसे गिरफ्तार कर लिया और इससे पूछताछ अभी जारी है। तो एक तरीके से कहें अभी तक तो बात यही सामने आ रही कि डिप्रेशन की वजह से ही जो है पिता ने इस पूरे हत्याकांड की वजह अंजाम दिया। अब उसमें आर्थिक स्थिति भी आप समझ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आर्थिक स्थिति कमजोर थी। एक घर था, 34,000 रुपये महीना कमाने, 4 लोगों के लिए 34,000 रुपये इतने कोई कम नहीं होते हैं कि आदमी परेशान हो जाए। ठीक है। दूसरा बात ये कह रहा है कि बेटा ना होना भी एक बड़ी दिक्कत थी हमारे लिए, और इस वजह से भी हो सकता है कि शायद बेटे की चाह में इसने ये सब किया हो। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? इस खबर ने पूरे गाजियाबाद को दहला कर रख दिया है। आपको क्या लगता है कि जो राजा अंसारी है इसने इस पूरे हत्याकांड की वजह आपके हिसाब से क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।